स्वागत है आपका भारत वॉइस में। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसकी असलियत का अंदाजा होता जा रहा है। भाजपा को चौथे चरण की वोटिंग के बाद इस बात का एहसास हो गया है कि अब पश्चिम बंगाल में उसकी दाल नहीं गलने वाली है। प्रधानमंत्री की रैलियों में जिस तरह की भीड़ और लोगों के अंदर उत्साह नहीं होना, और फिर ममता बनर्जी की रैलियों में लोगों के अंदर उत्साह देखकर ही बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबर जो सबके लिए एक दुख भरी खबर है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के वोटिंग के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई है, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। आखिर ये हिंसा क्यों हुई, इसका जवाब कौन देगा? जाहिर है 8 चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव किए जा रहे हैं। 30-30 सीटों पर, 40-40 सीटों पर वोटिंग हो रही है। किस लिए 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं? इसलिए कि यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान किसी तरह की हिंसा ना हो, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। इसी के लिए 8 चरणों में वोटिंग कराने का फैसला लिया गया था। लेकिन 8 चरणों में अगर वोटिंग हो रही है और उसमें भी हिंसा हो रही है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों का जवाब किससे लिया जाएगा? बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार हो या फिर चुनाव आयोग हो, इन सब को लेकर बहुत सारे सवाल बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और खासकर तृणमूल कांग्रेस तो उठा ही रही है। लेकिन आम जनता के दिमाग में भी यह सवाल बार बार हिंट कर रहा है कि आखिर इस तरह के जो मामले हो रहे हैं, उसकी जवाबदेही किसकी है? तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से यह शिकायत की है और इस पूरे मामले पर यह कहा है कि वो लोग जो इस मामले में दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और शांतिपूर्वक मतदान कराने का जो दावा किया जा रहा था और जिस तरह की उम्मीद थी लोगों को, क्योंकि 8 चरणों में वोट हो रहा है। सोचिए 30-30 सीटों पर पोलिंग हो रही है, 40-40, 41-42 सीटों पर पोलिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण के वोटिंग के दौरान हमने देखा कि कई जगहों पर वोटरों को, खासकर ये आरोप लग रहे हैं कि जो ममता बनर्जी के समर्थक वोटर हैं, उनके पोलिंग बूथों को डिस्टर्ब करने के लिए कई तरह के हरबे अपनाए गए। वोटिंग में देरी हुई, वोटिंग मशीन कहीं पर डिस्टर्ब रही, तो कहीं पर बहुत देर के बाद ईवीएम ने वोट को एक्सेप्ट किया, यानी एक एक वोट डालने में जब बटन को दबाया गया तो 30-30, 40 सेकंड का गैप रहा, 2-2, 3-3 बार बीप की आवाजें आई। तो बहुत सारी चीजें, 1-2 वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं। उसकी सत्यता क्या है ये अलग बात है, लेकिन ये देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि एक महिला जब वोटिंग केंद्र के पोलिंग बूथ में पहुंच रही है वोट डालने के लिए, तो कोई और महिला उनका वोट डाल रही है। तो बहुत सारी चीजें इस चुनाव में ऐसी सामने आ रही है जिसको लेकर देश के एक आम नागरिक के दिमाग में सवाल उठना स्वाभाविक है। और कहीं भी देश में कहीं भी कोई भी चुनाव नहीं हो रहा है, तो सिर्फ 44 सीटों पर अगर पोलिंग हो रही थी और इस तरह की हिंसा हुई है, और इस तरह की हिंसा की आशंका लगातार तमाम पार्टियां जताती रही हैं। तृणमूल कांग्रेस भी इस तरह के आरोप लगाती रही है, भले ही वो विपक्षी पार्टी बीजेपी पर लगा और बीजेपी तृणमूल पर लगा रही थी। लेकिन एक बात सर्वसम्मति के साथ माना जा रहा था कि हो सकता है चुनाव में कई जगहों पर हिंसा हो। तो चुनाव आयोग ने 8 चरणों में पोलिंग कराने का जो फैसला लिया था, अब उस पर ही सवाल उठते जा रहे हैं कि अगर चुनाव में हिंसा हो गई और सिर्फ 44 सीटों पर पोलिंग हो रही थी और उसमें भी हिंसा हो गई, उसमें भी 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, तो फिर ऐसा आखिर क्यों हुआ है? इन सवालों के बीच एक बड़ी बात और एक बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी को भयंकर सता रही है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ममता बनर्जी का पार पाना। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माइंड गेम का काम कर रही है, हमने देखा कि चौथे चरण के पोलिंग के ठीक पहले प्रशांत किशोर के उस ऑडियो चैट को, जो एक तरह से सार्वजनिक था, पब्लिक डोमेन में था, उसको एक सीक्रेट और ऐसा खुफिया तौर पर बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है उसके माध्यम से प्रशांत किशोर ने भले ही जो एनालिसिस किया है और जो बातें कही है, वो ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार हैं और उनकी बातों को विपक्ष गौर से सुनेगा। जाहिर है इस
इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा है वो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी देर के लिए खुश करने वाला जरूर है, लेकिन उनके पूरे ऑडियो चैट को अगर देखेंगे उसमें बहुत सारी बातें हैं, लंबी बातचीत है, कन्वर्सेशन है, सवालों का जवाब है, पत्रकार उनसे कई सारे तरह के सवाल कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। और वहां पर जब ये सारी बातें पूछी जा रही है तो उसके एक छोटे से हिस्से को कट करके वायरल करा के खुश हो जाना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या देश के आम लोग नहीं जानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो एक खास हिस्से में है। देश के 15-20% लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को देश का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। सर्वसम्मति के साथ वो कहते हैं कि देश में इस वक्त कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर का हो। प्रशांत किशोर की इस बात में कौन सी नई बात है, कौन सी बहुत बड़ी बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देश का हर आदमी जानता है कि उनकी लोकप्रियता देश के एक खास हिस्से में जरूर है। खासकर यूपी बिहार जैसे इलाकों में अगर हम देखें तो यहां पर 10, 15, 20% लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत लोकप्रिय नेता मानते हैं और वो कहते हैं कि उनके बराबर का देश में कोई नेता अभी नहीं और पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ है। ये सही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो लोग बहुत बड़े नेता के तौर पर स्वीकार करते हैं और उनको वो वोट भी करते हैं, दूसरों से वोट दिलाने की कोशिश भी करते हैं, सोशल मीडिया पर भी वो लोग एक्टिव रहते हैं। लेकिन क्या दूसरी सच्चाई ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में देश में जिस तरह की स्थिति हुई है वो बेहद चिंता की बात है। देश के जीडीपी का मामला हो, देश की अर्थव्यवस्था का मामला हो, देश में आम लोगों की नौकरियों से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे आम लोग प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अपनी पीठ थपथपा ले और वो 10, 15, 20% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हों, लेकिन सच तो ये है कि बिखरा हुआ ही सही लेकिन देश का 70-80% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि वो अलग अलग पार्टियों का समर्थन कर रहा है, अलग अलग नेताओं का समर्थन कर रहा है, वो एकजुट नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15-20% जो लोग समर्थक हैं वो एकजुट हैं और मोदी को सर्वसम्मति के साथ बड़ा नेता मानते हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी इस देश में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उनका फायदा होगा, आम लोगों का फायदा होगा। लेकिन इसकी सच्चाई ठीक इसके विपरीत है, क्योंकि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के दौर में देश ने जिस तरह के हालात झेले हैं उसको लेकर लोगों की चिंताएं अपनी जगह पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कुछ हिस्सों में भले ही लोकप्रिय हो लेकिन पश्चिम बंगाल में उनकी लोकप्रियता कितनी है ये उनकी रैलियों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत सारी रैलियों में लोग आते हैं लेकिन बहुत सारी रैलियों में लोग आते ही नहीं, लोगों के अंदर उस हिसाब का उत्साह नहीं देखने को मिलता। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदी में बोलते हैं उसको बहुत सारे लोग वहां के स्थानीय लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उत्साह की तो साफ कमी नजर आती ही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुकाबले अगर प्रधानमंत्री को देखें तो दोनों में बड़ा फर्क नजर आएगा। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सवाल कर रहे हैं इस रैली में, यानी चौथे चरण की वोटिंग चल रही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटरों से यानी उनकी रैली में जो लोग समर्थक आए थे उन लोगों से सवाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि किस तरह से निराशा भरा अंदाज है, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगा है कि उनको या तो जबरदस्ती यहां पर बुलाया गया है या फिर किसी भी तरीके से वो आ गए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद इस वीडियो में देखिए और पीएम का ये अंदाज देखिए। क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया? क्या दीदी ने चाय और सिनकोना बागानों में सही मजदूरी देना तय करवाया? क्या दीदी ने वनवासी साथियों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया? क्या दीदी ने पहाड़ के विद्यार्थियों को सुविधा दी? क्या दीदी ने डीआई फंड सिस्टम को खत्म किया कि नहीं किया? दीदी ने आपको सिर्फ अभाव दिया, भेदभाव दिया। उसके बाद आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी की रैलियों में किस तरह से लोगों का जन समर्थन और लोगों की भीड़ जुट रही है और ममता बनर्जी की बातों को लेकर एक उत्साह देखने को मिल रहा है वहां के लोगों में, वोटरों में। और यही दोनों फर्क हर जगह पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। খ্রিস্টানরা বেঁধে জোট, তোমার আমার সব ভোট
মন্তেশ্বরের সব ভোট দেখলেন। এটা আমরা সিম্বলিক খেললাম। বিজেপিকে একটা করে গোল দিয়ে মাঠের বাইরে বের করে দিতে হবে, আর যাতে কোনোদিন বাংলায় না আসতে পারে।